नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अ, नमस्कार विद्वानों, नमस्कार विदुषियों। आज के चर्चा में हम शुरुआत करते हैं लॉजिक, तर्कशास्त्र की। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का सिलेबस है तर्कशास्त्र का, जिसके बारे में चर्चा मैं इन वीडियोस के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूं। बिकॉज़ कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन है उसमें हम या विद्यार्थीगण या अध्यापकगण कहीं भी जाने के स्थिति में नहीं हैं और न ही कोई क्लास कोई गैदरिंग करके ले सकते हैं। तो लाइव क्लास या किसी भी पोर्टल से कोई सॉफ्ट कॉपी टाइप असेसरी अगर उपलब्ध करवाई जा सके तो तर्कशास्त्र के साथ, लॉजिक के साथ समस्या ये है कि उसके लिए जो टीचिंग टूल्स चाहिए, दोज आई हैव नॉट अवेलेबल। सो today's class will run with the just let me tell you something about the logic for the purpose of beginning the classes and beginning this तो उसके बाद मे बी मैं एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हैव सम टूल्स एंड यूज़ देम फॉर योर पर्पज़। तो उसके बाद कुछ जो भी जुगाड़बाजी करके जो भी टूल अवेलेबल हो पाएगा उस टूल्स के माध्यम से मैं इनका आपको लॉजिक का आगे जो सिंबॉलिक लॉजिक का पोर्शन भी आता है और आपका बहुत कुछ आता है जो कि जिसमें मैं लॉजिक का एक भूमिका बांध देता हूँ। एंड फॉर द पर्पज ऑफ UGC नेट दिस इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। सो I would like to suggest that those students who are preparing for the UGC NET can also join these classes and they will be very beneficial for them also. So तर्क की हम शुरुआत करते हैं। तर्क और तर्कशास्त्र। तर्क क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? तर्क को इंग्लिश में लॉजिक बोला गया है और भारत में उसे या हिंदी में उसे तर्कशास्त्र कहते हैं। और जो शास्त्र है वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है नाम के अनुसार, अदरवाइज तर्कशास्त्र एक विज्ञान है। तो सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस समझेंगे, फिर अर्थ समझेंगे। तो तर्क से तात्पर्य जो है वो किसी विषय में अपने मत या ज्ञान को उचित या अनुचित उपाय को उपयोग करके प्रस्तुत करना है किसी पक्ष या विपक्ष में। तर्क एक आर्ग्यूमेंट है जो आप विद इन डिबेट आप देते हो, कोई आर्ग्यूमेंट जो कि आप अपने किसी भी विषय वस्तु के पक्ष में या विपक्ष में जिसे आप अपना मत समझकर या आप उस मत को ज्ञान समझकर आप प्रस्तुत करते हो, वो तर्क है। दैट इज़ नॉट तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र वो विधा है जो कि उचित आर्ग्यूमेंट करने का जो मेथड्स हैं, जो 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 नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनका अध्ययन जिसमें करवाया जाता है वो तर्कशास्त्र है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन तर्क एंड तर्कशास्त्र। एंड व्हाट इज़ लॉजिक? इज इट अ साइंस और इज इट अ शास्त्र? तो जो तर्कशास्त्र है वो बेसिकली एक विज्ञान है। शास्त्र के रूप में हम इसलिए मानते हैं कि वो जो समाज में अप्लाई होता है उन तर्कों का जब हम उपयोग करते हैं, उस तरह के अनौपचारिक तर्कों का जब हम उपयोग करते हैं तो वो एक तरह का तर्कशास्त्र हो जाता है। अदरवाइज तर्कशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि लॉजिक शब्द उत्पन्न हुआ है। लॉजिक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के लोगोस शब्द से होती है, जिसका अर्थ डिफरेंट है। उसे एक विचार भी उसे एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस भी कह दिया जाता है, उसे एक रूल भी कहा जाता है और इसे एक नियम की तरह भी लिया जाता है, उसे रीज़न भी कहा जाता है। ठीक, तो कुछ भी उसका नाम लो, लेकिन रैशनल तरीके से कोई बात रखने का जो उपाय है वही तर्कशास्त्र है। तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो
सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि तर्कशास्त्र में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तर्कशास्त्र जो है पूरा का पूरा अनुमान के लिए उपयोगी है। जो हम लोग विचार या जो हम लोग ज्ञान के पर्पज से जिन कुछ उपायों को हम उपयोग करते हैं, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिनमें से परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष एक है, दूसरा है इन्फ्रेंस यानी अनुमान, इसके अलावा टेस्टिमोनियल है यानी कि शब्द प्रमाण हैं जो, तो ये सब एक्सेप्ट किए जाते हैं। भारत में इसके अतिरिक्त भी बहुत हैं, अर्थापत्ति है और एक उपमान है और एक अनुपलब्धि है और भी माने जाते हैं। बट वेस्टर्न फिलोसफी में बेसिकली 3 ही प्रमाण माना जाता है। बिकॉज आई एम टीचिंग दी हियर द वेस्टर्न फिलोसफी, दैट्स व्हाई आई विल नॉट गो बियॉन्ड द वेस्टर्न फिलोसफी। सो 3 ही प्रमाण माने जाते हैं ज्ञान के, और वो ज्ञान के हैं परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, अनुमान यानी इन्फ्रेंस, और शब्द यानी टेस्टिमनी। तो हम बता दें कि तर्कशास्त्र में जो अनुमान होता है उसी का एनालिसिस किया जाता है कि वो कितना सही है कितना गलत है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि वो अनुमान के पर्पज़ से उपयोग होता है। आगे मैंने आपको बता दिया जैसे कि लॉजिक जो है लोगोस शब्द से निकलता है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे और डिस्कोर्स भी जिसे बोला जाता है। डिस्कोर्स मतलब एक तरह का प्रवचन या एक तरह का चर्चा, डिस्कोर्स भी उसे बोला जाता है। और रेशियो भी जिसका अर्थ ग्रीक भाषा के उस शब्द से लगाया जाता है। रेशियो का मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट और एक सिग्निफिकेंट टर्म है तर्कशास्त्र की स्पिरिट को समझने के लिए कि जब हम कोई भी तर्क करने का प्रयास करते हैं तो वो हम किसी न किसी कंपैरिजन में करते हैं, किसी न किसी अनुपात में बताते हैं, जिससे इसका सिंथेटिक जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो संश्लेषणात्मक जो तर्क होते हैं, जो आगमनात्मक जो तर्क होते हैं, वो किसी न किसी कंपैरिजन में, किसी न किसी तुलना में कम या ज़्यादा होते हैं। और सोशल साइंसेज में जो तर्क चलते हैं सामान्य रूप से वो इसी तरह के तर्क होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। तो तर्क पे हम बात करते हैं, हम कैसे तर्क करें यदि हम उचित तर्क करना चाहते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि तर्क से तात्पर्य है कि तर्क करने से है, अपनी बात को रखने से है। वो कैसे हम रखें यदि हम उचित तरीके से रखना चाहते हैं। अब वो कैसे हम रखें, उसके क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनका अध्ययन हम तर्कशास्त्र में करते हैं। तो तर्क से तात्पर्य किसी तथ्य या को सत्य या असत्य, वैध या अवैध मानते हुए या जानते हुए उसे पक्ष या विपक्ष में अपने मत ज्ञान के सापेक्ष प्रस्तुत करना ही तर्क है। यानी कि किसी वाक्य या प्रतिगप्ति को सत्य या असत्य या वैध या अवैध, हम अपने स्तर पर जब हम तर्क करते हैं तो तर्क करने की आवश्यकता हमें कब होती है? तर्क करने की आवश्यकता हमें वहाँ पे होती है जब हम किसी से चर्चा कर रहे होते हैं, लिखित में या वर्बल रूप में हम किसी से चर्चा कर रहे होते हैं सॉरी। तो हम उस वक्त हमें तर्क करने की आवश्यकता होती है। उस वक्त जब हमें वो तर्क करने की आवश्यकता होती है तो उस तर्क का हम क्या मान के चलते हैं? हम उस तर्क को अपनी दृष्टि में अपना ज्ञान या अपना मत या अपना वैध या अवैध या उचित या अनुचित मानते हुए ही हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो तर्क ये है, उसे किसी न किसी अपने किसी विषय वस्तु के सापेक्ष उसे प्रेजेंट करते हैं। तो तर्कशास्त्र, तर्क ये था, तर्कशास्त्र क्या होता है? तर्कशास्त्र के विषय में कहा गया है कि उन नियमों और प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है जिनके प्रयोग से शुद्ध और अशुद्ध युक्तियों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। परंतु यद्यपि यह कार्य बिना तर्कशास्त्र के अध्ययन के भी हो सकता है, परंतु मूल रूप से वह कला तर्क ही होगी। यहाँ पर तर्कशास्त्र और तर्क के बीच का अंतर एकदम स्पष्ट है। तर्क हमने एक आर्ग्यूमेंट किया, ठीक है, तर्क उसमें हम एक युक्ति भी दे सकते हैं, तर्कशास्त्र का सहारा ले सकते हैं, उसके प्रिंसिपल का सहारा ले सकते हैं। तर्कशास्त्र क्या चीज़ होते हैं? तर्कशास्त्र वो चीज़ होते हैं कि जो तर्कशास्त्र वो चीज़ होते हैं जो कि उन प्रिंसिपल्स को उपलब्ध करवाते हैं जिनके अंतर्गत हम उचित तर्क करना सीखते हैं। तो इसमें तर्कशास्त्र में बेसिकली जो होता है, युक्ति जो है तर्क करने का सबसे प्रमाणिक माध्यम है। एक युक्ति होती है जिस युक्ति का एक स्वरूप होता है, जिसके कुछ नियम होते हैं, उसमें कुछ पद होते हैं, उसमें
तीन या दो आधार वाक्य, दो या एक आधार वाक्य होता है, उनसे एक निष्कर्ष निर्मित किया जाता है। और निष्कर्ष वो जो युक्ति का स्वरूप है वो निगमनात्मक, आगमनात्मक कुछ भी हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें तर्कशास्त्र में डील की जाती हैं। बेसिकली वो युक्ति के ऊपर ही चलता है। तो युक्ति वो बेसिक चीज़ है जिसके माध्यम से हम तर्कशास्त्र में किसी उच्च तर्क को जो वैलिड या इनवैलिड तर्क करने का माध्यम युक्ति को हम बनाते हैं। और उस युक्ति का फिर हम प्रिंसिपल्स पे नापने के बाद मानते हैं कि भाई ये तर्क जो है वह वैलिड है या इनवैलिड है। तो तर्कशास्त्र उन प्रिंसिपल्स की बात करता है जिन प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम उचित या अनुचित तर्क कर सकते हैं और उनके बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, किसी तर्क को वैलिड या इनवैलिड मान सकते हैं। आगे क्या है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ द प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट्स वैलिड थॉट्स एंड अदर कनेक्टेड मेंटल प्रोसेसेस। तो तर्क जो है वो उन सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैसी साइंस है जो उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जो कि किसी युक्ति को लागू करने के लिए उसके वैधता या अवैधता के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं। वो प्रिंसिपल जो किसी युक्ति के वैध या अवैध होने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वो प्रमाणों का अध्ययन पूरा का पूरा वो तर्कशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वो उस युक्ति को अवैध या अवैध स्थापित करते हैं। आगे कहते हैं कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ इन्फ्रेंसेस एंड द सॉल्यूशन दैट लीड्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ वन proposition, the conclusion on the basis of a set of their propositions, set of other propositions, the premises. So लॉजिक एक ऐसी स्टडी है जो कि जो अनुमान के जो फॉर्म्स होती हैं, अनुमान किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो युक्तियों के माध्यम से करते हैं, या जो सिंबॉलिक लॉजिक भी आजकल चलन में है, उनके जो भिन्न भिन्न चलन में क्या है कि वो भी है। और बहुत से लॉजिक के जो प्रक्रम है, ट्रुथ टेबल भी हम बताई गई है जिसका हम आधार बनाते हैं। और कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर साइंस में भी लॉजिक का बहुत अच्छा अध्ययन हो रहा है आजकल, तो वो सिंबॉलिक लॉजिक का अध्ययन वहाँ पे चलता है। सो वो सब जब हम करते हैं तो जो भिन्न भिन्न जब भी हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे, ये आप स्पष्ट रूप से पता है, आपको स्पष्ट जानते हैं, जब भी हम कोई कंक्लूज़न निकालेंगे तो कंक्लूज़न के लिए हमारे पास कुछ बेसिक, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल होंगे, या फिर हमारे पास बेसिक कुछ तथ्यात्मक सत्य होंगे। जो तथ्यात्मक सत्य होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उन्हीं के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे और फिर उस निष्कर्ष की व्यापकता हम देखेंगे। उस निष्कर्ष की व्यापकता या उन युक्तियों की व्यापकता जिससे वो निष्कर्ष निकाला गया है, उन आर्गुमेंट की व्यापकता कितनी है, वो विशिष्ट प्रकार के हैं या वो सार्वभौमिक प्रकार के, वो यूनिवर्सल हैं या पर्टिकुलर हैं। अगर वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक प्रकार के हैं वो युक्तियाँ और वो निष्कर्ष, तो वो सब पे अप्लाई हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि क्या ये सप्लाई होने के लिए वैध है या अवैध है, फिर वो निष्कर्ष हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अगर निष्कर्ष जो होता है उसकी व्यापकता विशिष्टता है, विशिष्ट है, यानी कि कुछ वर्ग समूह या कुछ विशेष जनसंख्या पर, कुछ विशेष लोगों पर, कुछ विशेष वर्ग पर वो सिर्फ लागू हो रहा है निष्कर्ष, तो वहाँ पर हम उसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी देखते हैं कि ये यहाँ पर भी लागू होता है या नहीं होता है। ठीक, तो ये पूरी एक जो कि आपको धीरे धीरे बताऊँगा। फिलहाल हम युक्ति का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम जैसे युक्ति क्या होता है कि बेसिकली जो समझा जाता है निगमनात्मक, जो निगमन करते हैं, निगमनात्मक स्वरूप नहीं हो सकता युक्ति का, लेकिन निगमन युक्ति से ही होता है। चाहे वो आगमनात्मक स्वरूप है, चाहे वो निगमनात्मक स्वरूप है, कुछ निगमित ही होकर आता है निष्कर्ष हमारा हमेशा निगमित ही होता है। वो दो तर्क वाक्यों के जो दो आधार वाक्य होते हैं, उनके आधार पर वो निष्कर्ष निकाला जाता है। हम एक आधार वाक्य लेते हैं पहला, उससे से संबंधित दूसरा आधार वाक्य लेते हैं। जैसे इसकी जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, पद वगैरह, उन पदों का आपस का संबंध, ये सब मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना बता दूं कि जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो हम दो प्रीमाइसेस, दो पहले जो आधार वाक्य दो जो लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनसे कोई निष्कर्ष हम निकालते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम एक ले सकते हैं कि सभी संतान उत्पन्न करने वाले जीव स्तनधारी है। वेल संतान उत्पन्न करती है, अतः वेल स्तनधारी है।
सभी स्तनधारी जीव संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते, वो बच्चे ही पैदा करते हैं। और व्हेल एक स्तनधारी जीव है। व्हेल को हम एक स्तनधारी माने तो ओबियसली ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि व्हेल भी वो संतान ही उत्पन्न करती है, वो अंडे नहीं देती। ये फर्स्ट प्रीमाइज में जो हम एक चीज़ डिक्लेरेशन कर रहे हैं। सेकंड प्रीमाइज में हम कुछ विशेष जो है, जो उसके रिलेशन में कुछ विशेष हम जो है वो डालना चाह रहे हैं, वहाँ दिखाना चाह रहे हैं, और फिर हम उस विशेष को प्रूव कर रहे हैं कि ये फर्स्ट प्रीमाइज जो पहली जो प्रतिज्ञप्ति है उसके साथ जो कि सत्य है सार्वभौमिक, उसके साथ ये मैच करती है। अब निष्कर्ष हमारा निकलता है कि व्हेल जो है वो संतान उत्पन्न करती है। अब व्हेल जब संतान उत्पन्न करती है तो हमने ये अनुमान किस आधार पर लगाया? हमने अनुमान इस आधार पर लगाया कि व्हेल जो है स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव संतान उत्पन्न करते हैं। ये हमने पहला जो आधार वाक्य उसके आधार पर जाना कि सभी स्तनधारी जीव संतान उत्पन्न करते हैं। तो अगर ये सत्य है कि सभी स्तनधारी जीव संतान उत्पन्न करते हैं और ये सत्य है कि व्हेल एक स्तनधारी जीव है, तो ये निश्चित रूप से सत्य होगा कि व्हेल संतान उत्पन्न करती है। अब ये निष्कर्ष जो है, इसकी वैधता हम इस पूरे जो युक्ति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल से देखी जा सकती है, जो कि तर्कशास्त्र में कुछ नियम है युक्ति की वैधता देखने के, उनके आधार पर देखी जा सकती है। समय आने पर से बाद मैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। सो व्हाट इज़ लॉजिक, इस पे हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। लॉजिक जो मैं बता चुका हूँ आपको। लॉजिक तो एक डेफिनेशन लॉजिक की दी जाती है कि लॉजिक इज़ द एनालिसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो हम तर्क करते हैं उसका विश्लेषण करने की जो विधा है उसका नाम तर्कशास्त्र है। बिल्कुल सही है। हम कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को अगर हम सेल्फ डिक्लेयर्ड ट्रूथ मान लेंगे बिना साथ लोगों को लिए, तो फिर वो आपके लिए ट्रुथ हो सकता है बट वो वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि वो तर्कशास्त्रों के नियमों पे खरा नहीं उतर रहा। ठीक। और अगर आपने कुछ आर्गुमेंट दिया है और वो तर्कशास्त्र के नियमों पे खरा उतर रहा है, तो आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि ये तर्कशास्त्र के नियम के अनुसार है। अब सामने वाला उसे माने या न माने, वो उसकी मिस्टेक है। अगर 2 और 2 4 प्रूव हो रहा है उस आधार पर, उस नियम के आधार पर कि समान अंकों को जब जोड़ा जाता है तो उनका दोनों का योग इस आधार ऐसे ऐसे निकलता है, उन दोनों का अंकों को जोड़ने के समान निकलता है, और आप इस 2 और 2 4 के आधार पर आप 3 और 3 6 करके कहो 3 और 3 6 भी वैलिड होगा। सामने वाला ये आर्गूमेंट करे कि नहीं 2 और 2 4 तो तेरी बात समझ में आती है, लेकिन 3 और 3 6 वैलिड, वो 6 नहीं होगा, 3 और 3 वो 5 होगा या 7 होगा, या कुछ भी XYZ बताए, तो आप वहाँ पे वो नियम सामने रख सकते हो कि इस नियम के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो वहाँ पर वो लाख न माने वो गलत होगा, क्योंकि आप नियम की बात कर रहे हो और नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो तर्कशास्त्र में उन नियमों के आधार पर कुछ जो विशिष्ट कहा गया है, कुछ भी विषय उसके बारे में जो निष्कर्ष निकाला गया है, उन नियमों से उस निष्कर्ष को वैलिड या अवैलिड घोषित, यानी कि वैध या अवैध घोषित करने का प्रयास ही तर्कशास्त्र है। स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम द इनकरेक्ट रीजनिंग। जो सही यानी करेक्ट जो तार्किकता है, आर्गुमेंट है या तर्क प्रस्तुत करना, रीजनिंग जो है, उसको जो गलत रीजनिंग है, करेक्ट रीजनिंग को इनकरेक्ट रीजनिंग से डिफरेंट अलग करने की जो नियम और जो विधा का नाम है वो तर्कशास्त्र है। तो इस डेफिनेशन में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट है। सो अब हम बात करते हैं तर्कशास्त्र का स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब होता है नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट, टेक्निक, अ टूल। उसका नेचर क्या है। तो नेचर की जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो नेचर में 2 चीज़ें हम मुख्य रूप से देखते हैं। फर्स्ट चीज़ तो देखते हैं हम नेचर में, वो है हम जो कि मान्य हैं, जो सार्वभौमिक रूप से मान्य कुछ सिद्धांत, उनके आधार पर उसका नेचर निर्धारित करते हैं, जिसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है। जैसे हमारी आंख देखने का काम करती है, इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता, ये सर्वमान्य है। सिमिलरली जो नेचर से ये रूल लागू होता है, वो लागू होता है कि 2 तरह की प्रकृति हो सकती है किसी भी चीज़ की, मूर्त रूप या अमूर्त रूप। ठीक। तो सोशल साइंस को जो है हम मूर्त नहीं अमूर्त विज्ञान कह सकते, मूर्त विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि हम सोशल साइंस में चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट, लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोगों की मान्यताओं पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके विचार जानते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। साइंस में, नेचुरल साइंसेज में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। लॉजिक, क्योंकि मैथमेटिक्स की माँ है, मैथमेटिक्स लॉजिक से निकलता है, तो लॉजिक का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से, पहली बात मैं कहना चाहूँगा, स्वरूपात्मक रूप में लॉजिक जो है उसका स्वरूप एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त होता है।
लॉजिक के जो नियम हैं, लॉजिक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लॉजिक में जो कुछ पार्टिकल्स हैं, उनको कतई भी मूर्त रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो सिंबल्स हैं, वो कंसेप्ट्स हैं जो हमारी बुद्धि में होते हैं और जिनकी सार्वभौमिकता हम देखते हैं और निरीक्षण करते हैं और मैथ की तरह से उन्हें जांचते हैं, क्योंकि मैथ उसी से निकलता है। तो वहाँ पर एक फिलोसोफर हुआ है बर्ट्रैंड रसल, उसने भी किताब लिखी है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसमें उसने ये स्पष्ट किया है कि जो लॉजिक जो है वो ही मदर है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स पूरा का पूरा लॉजिक से ही निश्चित होता है, निगमित होता है। लॉजिक ना हो तो मैथमेटिक्स की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और प्रिंसिपिया मैथमेटिका के लिए जो प्रिंसिपल है मैथ के लिए, वो लॉजिक से उत्पन्न हुए करते हुए दिखाता है रसल। तो लॉजिक, क्योंकि मैथमेटिक्स खुद एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त विज्ञान है, तो लॉजिक भी एक अमूर्त विज्ञान है। तो स्वरूप की दृष्टि से नेचर क्या है लॉजिक का, उस पर मैं पहली बात करूं तो वो ये है। दूसरी बात, जो हम किसी चीज़ का स्वरूप निर्धारित करते हैं, वो स्वरूप निर्धारित करने का जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो मापदंड जो है हमारे जो सोशल पर्सपेक्टिव में है, जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव में है, जो हम जो जीवन जीते हैं, हमारे जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, जो उसके पर्सपेक्टिव में वो स्वरूप क्या होता है। तो वो स्वरूप दो तरह से देखा जाता है कि या तो कोई जो विधा है वो विज्ञान है, या कोई विधा है वो एक शास्त्र है या एक कला है। तो तर्कशास्त्र क्या एक विज्ञान है या एक कला है, दो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एक साथ पढ़े जाते हैं, लैंग्वेज एक जगह पढ़ी जाती है, साहित्य एक जगह पढ़ा जाता है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं कला के अंतर्गत आ जाते हैं। विज्ञान का एक अपना दायरा है, तो जिसमें हम सामूहिक रूप से दो ही पार्टीशन करते हैं, या तो कुछ कला है या कुछ विज्ञान है। जिसमें विज्ञान के अंतर्गत हम नेचुरल साइंसेज जो भौतिक विज्ञान वगैरह है उनको, और जो हमारे सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो कुछ भी एंथ्रोपोलॉजी का जो सोशल पर्सपेक्टिव है, वो ये सब चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी उसी में आ जाती है। तो वो सब के सब हम उसमें विज्ञान में इंक्लूड कर लेते हैं, और जो बाकी के बचे सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब हम कला में इंक्लूड कर लेते हैं। तो लॉजिक क्या है, एक विज्ञान है या एक कला है। बेशक लॉजिक के पीछे हम हिंदी में तर्कशास्त्र लगाते हैं, लेकिन लॉजिक एक शास्त्र से अधिक, शास्त्रों से हम उसका अध्ययन जरूर करते हैं, लेकिन उसके अध्ययन के लिए नित्य नई किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर संपूर्ण रूप से लॉजिक को देखा जाए, सार्वभौमिक दृष्टि से लॉजिक को देखा जाए, तो लॉजिक का जो स्वरूप है वो है, लॉजिक एक विज्ञान है, लॉजिक एक कला नहीं है। ठीक, क्योंकि लॉजिक के जो नियम है वो सार्वभौमिक है, और लॉजिक के उन नियमों के आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को हम जांचते हैं, परखते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि लॉजिक कितना सही है, लॉजिक कितना गलत है। तो वहाँ पर जब हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो नियमों को मान के चलना ही तो विज्ञान की पहचान है। और वो नियम मनुष्य के बनाए नहीं होते, मैन मेड नहीं होते, वो नियम नेचुरल होते हैं। और दूसरा जो पैमाना होता है उसका वो पैमाना होता है कि आप उसे एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के सेंस में देखें। तो जो पहला पैमाना है किसी भी विषय को विज्ञान मानने का, वो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी और एक्सपेरिमेंटल। दूसरा जो पैमाना है उसको मानने का, वो पैमाना है कि वो सार्वभौमिक नियम हो जो मैन मेड ना हो, फिर भी वो पूरी तरह से निश्चित हो, सर्टेन हो, जिसमें कोई विभेद ना आए, वो विज्ञान की दृष्टि में आ जाती है। तो मैथमेटिक्स जो है वो अपने आप में हालांकि एक अलग विधा है, लेकिन वो भी विज्ञान के अंतर्गत ही रखी जाती है। इसी दृष्टि से जो तर्कशास्त्र है उसे भी विज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाता है। जबकि जो दूसरे विषय हैं, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस भी साइंस की दृष्टि से देखे जाते हैं, साहित्य है, लैंग्वेज है, दर्शन है, ये जो एंथ्रोपोलॉजी के एक साथ उठा के ये कला और ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत रख दिए जाते हैं। चाहे वो वुमेन स्टडी है, प्रशासनिक स्टडी है, ये सब चीज़ें, संवैधानिक अध्ययन है, ये सब के सब कला या उसके अंतर्गत रखे जाते हैं। विज्ञान के अंतर्गत अगर कुछ रखा जाता है तो वो सब का सब इसका जो, जहाँ तक इन एक और मैं दुविधा जिसमें क्लियर कर दूंगा, फिलहाल मैं दो पार्टीशन में ही बात करूंगा। तो इन दो पार्टीशन में लॉजिक जो है वो सीधा सीधा विज्ञान के अंतर्गत आता है, वो लॉजिक जो है कला के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि ये बड़े कमाल की बात है कि लॉजिक का अध्ययन शुरू दर्शन में होता है, और दर्शन ही लॉजिक के लिए आधार प्रदान करता है। उसका कारण बड़ा सीधा सीधा है, क्योंकि दर्शन ने शुरुआत की उन विषयों पर चर्चा करने की जो विषय कभी भी विज्ञान की श्रेणी में नहीं आते थे, या पहले नहीं आते थे, अब आते हैं, तो अब वो विज्ञान हो गए हैं। अदरवाइज वो पहले बिना विज्ञान के अध्ययन किए जाते थे। चाहे दुनिया का कोई भी विषय है, सब दर्शन से निकलते हैं। तो उसको प्रमाणित करने के लिए दर्शन के पास कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट करने का कोई आधार नहीं था। तो जो आधार तो बेसिक बना वो जो है लॉजिक,
दर्शन में जो निष्कर्ष निकालते हैं उनको वैधता अवैधता प्रदान करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए जो एक विषय मापदंड के रूप में सामने आया वो था लॉजिक। इसलिए दर्शन जो है लॉजिक जो है दर्शन का मूल बन गया। तो लॉजिक एक विज्ञान की तरह दर्शन में पढ़ा जाता है और दर्शन में माने गए नियमों को या दर्शन में माने गए मान्यताओं को या ज्ञान को या उसकी वैधता को जाँच करने का जो मुख्य साधन है वो तर्कशास्त्र है। और तर्कशास्त्र को लॉजिक दर्शन को इसलिए तर्कशास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। हालांकि तर्कशास्त्र का एरिया की बात करें तो आज कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें तर्कशास्त्र का उपयोग न होता हो। विशेषकर जो नेचुरल साइंसेज हैं, जो कंप्यूटर साइंसेज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें तर्कशास्त्र को बहुत अधिक पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। ये हमारी रीजनिंग पावर को उतना डेवलप करते हैं। हालांकि उसका प्रैक्टिकल यूज़ हम जब देखने जाते हैं तो हम उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमारी रीजनिंग पावर को ऑटोमेटिक ऐसा बना देते हैं हमें पता भी नहीं लगता कब हम तर्क का उपयोग कर रहे हैं। हम तर्क का उपयोग कर रहे होते हैं। दूसरी दृष्टि जो मैं कहना चाहता था कि सोशल साइंस, राजनीतिक साइंस जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होने के कारण विज्ञान की दृष्टि में चले जाते हैं वो पूर्णतः विज्ञान नहीं है, ये रिलेटिव साइंस में ही विज्ञान है। ठीक है, सापेक्ष साइंस में ही वो विज्ञान है, वरना पूर्णतः विज्ञान नहीं है। क्योंकि पूर्णतः विज्ञान होने के लिए आपको निश्चितता देनी पड़ती है। लेकिन विज्ञान के साथ जो पूर्णतः विज्ञान अपने आप को मानते थे, जो सब्जेक्ट जो नेचुरल साइंस के अंतर्गत आते थे, जैसे बायोलॉजी, बॉटनी, उन विज्ञानों के अंदर ऐसे ऐसे अपवाद आने लगे कि जो अपवाद आने के बाद वो विज्ञान की श्रेणी से बाहर होते हुए दिखाई दिए। इसलिए भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, ठीक, जीव शास्त्र हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया। विज्ञान जो थे वो भी शास्त्रों के अंतर्गत आते चले गए। कारण था कि हम उनको फिर शास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करने लगे कि कौन सत्य था कौन झूठ था। जो सत्य था वो झूठ माना जाने लगा। न्यूटन के नियम बाद में आके लड़खड़ाने लगे। तो ये जब चीज़ें थी, ये जब चीज़ें हुई तो शास्त्र और विज्ञान का एक जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद के कारण जो था शास्त्र ने अपने आप को विज्ञान में घुसाने की कोशिश की, सॉरी, और जो विज्ञान था वो कहीं ना कहीं शास्त्र होता चला गया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी देख के किसी भी विषय को विज्ञान या शास्त्र के ढांचे में ढालना चाहते थे, को वो पैमाना जो था वो गड़बड़ा चुका है। तो वो शास्त्र भी हो सकता है, वो विज्ञान भी हो सकता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान भी होता है, राजनीतिक शास्त्र भी होता है। इसलिए आपका ये सामाजिक विज्ञान भी होता है, समाज शास्त्र भी होता है। ठीक है, इसलिए प्राणी विज्ञान भी होता है, प्राणी शास्त्र भी होता है। तो ये सब चीज़ें, ये समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक जो सीधा सीधा है वो विज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और उसका कारण है कि उसके कुछ सार्वभौमिक नियम हैं जो मैन मेड नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, जो नेचर से अपने आप डिडक्ट किए गए हैं, निगमित किए गए हैं। तो ये 3 टॉपिक मैंने आज आपको स्पष्ट कराए हैं कि तर्क और तर्कशास्त्र क्या है, उनके अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है और तर्कशास्त्र का स्वरूप क्या है। और तर्कशास्त्र का क्षेत्र की जहाँ तक बात है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो तर्कशास्त्र से अछूता हो। तो ये बेसिक है। अब इसके आगे का जो तर्कशास्त्र का जो पोर्शन है, जो कि प्रतिज्ञप्ति, वाक्य, प्रतिज्ञप्ति का स्वरूप, क्या आकार है, जो वाक्य के कौन से प्रकार के होते हैं, जो वेन डायग्राम वगैरह है, जो अरिस्टोटल का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, ये सब चीज़ें जो क्या है कि ये एक टीचिंग टूल के बिना समझा पाना उतना संभव नहीं है। और ना मैं उचित समझता हूँ कि टीचिंग टूल के बिना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाए। तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द, कल मैं ही शायद तक एक जारी करूँ मैं, मतलब कि आपके लिए ये टीचिंग टूल का उपयोग करते हुए आपका जो ये तर्कशास्त्र, इसको पढ़ाने का कोई माध्यम मैं आपके सामने स्पष्ट करूँगा। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक। कल इस क्लास का एक नया वीडियो, एक नया इसके संबंधित असेसरी में जो है आपकी गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। आप वहाँ पे उसको असेसरी को ले सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आप वीडियो के कमेंट में या डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।